हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश शर्मा आप लोग के अपने डीके सर स्पेशल क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्त। आइए आज हम लोग बातें कर रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जानते हैं द्रव। द्रव जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस भी पाया जाता है, द्रव भी पाया जाता है और गैस भी पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह शॉर्ट में किसने कहा था दोस्त? कड़ार ने कहा था। यह किसने कहा था? कड़ार ने। इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन, तो ये दोनों जो है आपस में बराबर होते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने किया था। किसने किया था? मिलिकन ने। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणु में न्यूक्लियस, यानी जो परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक की खोज सर्वप्रथम किया था। कि परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। आइए हम लोग आगे बात करें। इलेक्ट्रॉन के तरंग पर प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो डी ब्रोगली ने किया था। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो वह परमाणु रह सकता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन में, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन माना जाता है। यह उदासीन होता है, इसमें न तो प्लस होता है ना ही माइनस, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें कोई आवेश नहीं होता। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 4 होता है। कितना होता है? 4। कैसे होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु भार, जो हमारा परमाणु भार होता है, ए बराबर हम लोग लिखते हैं P + N, यानी परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। जबकि प्रोटॉन इसमें 2 दिया है और न्यूट्रॉन भी 2 दिया है, तो 2 2 कितना होगा? 4। तो ए बराबर 4, तो कितना होगा? 4 होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8वीं कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? जो हमारा 8वीं कक्षा का अभिन्यास होता है किससे नियंत्रित होता है दोस्त? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। किससे होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट। कि एकधा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? क्या होता है? तो 6 प्रोटॉन की संख्या होता है और 6 न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। जो एकधा आयनिक कार्बन होता है, परमाणु के नाभिक में कितना होता है? तो 6। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक की यदि हम बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इस तरह लिखते हैं 6 और 6 12। इसमें पूछ रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जानते हैं ई बराबर होता है प्रोटॉन, तो हमारा ई दिया है 6, तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 6। और परमाणु भार निकालने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए इसी परमाणु भार में से जो है परमाणु क्रमांक को हम घटा देते हैं। तो जब 12 में से 6 घटाते हैं तो कितना बच जाता है? 6 हो जाता है। तो कितना हो गया? प्रोटॉन 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बातें करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है दोस्त? तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। जैसे बताया गया है कि एक ही कक्षे में 2 समान आवेश नहीं रह सकते हैं। यानी एक ही कक्षे में जब इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो एक ऊपर चक्र करते हैं और एक उसका नीचे चक्रण करते हैं। ठीक, तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था? किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कैसे किया था? उन्होंने सोने की पतली पन्नी पे जब अल्फा कण का बमबारी किया था तो इससे यह निष्कर्ष निकला था। तो किसने खोज किया था? रदरफोर्ड ने किया था। आइए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बातें करते हैं। नाभिक के निकलने वाले किरणों में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण। अगर वही आयनीकृत करने की क्षमता कह दे तो अल्फा कण का जो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ भेदन क्षमता की बात करें तो वहाँ गामा किरण की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है।
आइए हम लोग समस्त रेडियो, अगले क्वेश्चन की बात करें। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात उसमें अंतिम रूप में क्या पाया जाता है? तो सीसा पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पड़ा? तो पोलोनियम। ये पोलोनियम एक देश है, उसी के जो है नाम पे इसका नाम पड़ा है। आइए हम लोग आगे तरफ बातें करते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी कण की जरूरत होती है। तो किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो विखंडन अभिक्रिया में जो है सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसी भिन्न अलगत संख्या की उपस्थिति कारण होता है? तो न्यूट्रॉनों के कारण। जैसे न्यूट्रॉन होगा अलग तो उसकी जो संख्या है ऑटोमेटिक बदल जाती है। अगर न्यूट्रॉनों की आयु ज्ञात किया जाए तो रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम। अगर चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम यूरेनियम की। अगर वही बात हो जाए पुरानी वस्तुओं की तो हम कार्बन 14 यानी कार्बन जो डेटिंग होता है 14 का प्रयोग करते हैं। आइए हम कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बता भी दें। कार्बन 14 का उपयोग पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में करते हैं। और चट्टानों की आयु जो है यूरेनियम 92 यूरेनियम होता है, 92 यूरेनियम 238 का उपयोग जो पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं, लेकिन चट्टानों की जो जीवाश्म बच जाता है। अगर हम थायराइड ग्रंथि की बात करें तो आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में करते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग मस्तिष्क के कैंसर या कैंसर को पता करने के लिए हम करते हैं। जो हमारा सोडियम होता है Na24, इसका उपयोग रक्त का वेग मापने में किया जाता है। तो आइए हम आगे बात करते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? देखिए अभी हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग किए हैं, यहाँ कोबाल्ट 60 दे दिया है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवकरण कहा जाता है। विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया क्या कहते हैं? तो अवकरण कहते हैं। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह होता है? तो सोडियम नाइट्रेट। इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और कारक भी होता है। आइए हम आगे बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? तो F2O होता है, फेरस ऑक्साइड होता है। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करें। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो लिटमस पेपर का प्रयोग हम लोग करते हैं। लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। सभी अम्ल जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में जब स्तर क्या होता है? तो देख लीजिए दोस्त, यहाँ होता है हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो डेवी ने कहा था। डेवी ने क्या बताया था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव। जैसे हम लोग डिफिनेशन भी देते हैं कि किसी भी तत्व या यौगिक में जो H+ आयन पाए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। वास्तविक गैस की परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। तो किस पे करती है? तो उसके लिए निम्न दाब और उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व कितना होता है? तो कितना होता है? 2 गुना होता है। 2 गुणे वाष्प घनत्व लिखते हैं ना, तो उसके वाष्प अणुभार जो है उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो 2 गुना होता है। ताप एवं दाब दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में वृद्धि की संख्या को क्या कहते हैं? होती है। तो क्या होती है? अणु होती है। क्या होती है? ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किस संख्या समान होती है? कौन संख्या समान होती है? तो अणु जो है समान होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में उच्च उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष कार्य करता है? तो आर्सेनिक सल्फाइड जो है विष का कार्य करता है। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज होता है। कौन सा एंजाइम होता है? जाइमेज। ये क्या करता है? ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? तो संपर्श प्रक्रम में। किस प्रक्रम में? संपर्श प्रक्रम में हम उसका प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। एलपीजी क्या है दोस्त? एलपीजी सबसे पहले हम देखें यहाँ सुरक्षा जो हमारे गैस घर में एक सिलेंडर भरा जाता है, सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्त? मेथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन होता है। क्या होता है? यह मरकैप्टन भरा जाता है। इसका सूत्र C2H5CH होता है। क्या होता है? C2H5CH। इसको हम एथिल मरकैप्टन बोलते हैं। यह जो सिलेंडरों में मिलाया जाता है ताकि दुर्गंध अत्यधिक इससे पता चले, क्योंकि पहले जो दुर्गंध सिलेंडर था उससे जो लीक होता था तो पता नहीं चल पाता था, तो बहुत घटनाएं हो जाती थी। तो वैज्ञानिक इसको देखते हुए जो है इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि थोड़ा सा भी लीक हो तो यह काफ़ी दुर्गंध देता है, ताकि हमें पता चल जाता है कि गैस हमारा कहीं से लीक हो रहा है, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता है। आइए हम लोग आगे बात करें। तो एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्यूटेन। एलपीजी में जो हमारा होता है उसमें कौन सी गैस मुख्य रूप से भरा जाता है? तो ब्यूटेन भरा जाता है। वाटर गैस, यहाँ देखिए वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण से बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दो गैस ऐसे हैं जिसको मिला देते हैं तो हम वाटर गैस बन जाता है। हम बात करें कोयले की विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो एंथ्रासाइट में होता है। ये इसको बताते हैं कि यह जो है कोयलों में सबसे उच्चतम पाया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट जो घोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सूत्र होता है NaHCO3। इसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे किया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो वह क्या होता है? गंध अम्ल होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का मतलब बहुत काफ़ी धुआं होता है जो आग पे जाते ही ठंडा प्रतीत होता है, तो जिसके कारण आग बुझ जाती है। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग में किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमने अभी सूत्र बताया था आपको NaHCO3, इसका प्रयोग अग्निशामक में क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? तो आग की गर्मी प्राप्त कर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, इसलिए जो इसका प्रयोग हम करते हैं। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का यंत्र किया जाता है? तो झाग वाला। जहाँ पेट्रोल पंप होते हैं या पेट्रोल से जितने भी आग लगी होती है तो वहाँ पे कौन सा जो अग्निशामक यंत्र कैसा होता है? तो झाग वाला होता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्तसारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्तसारणी का निर्माण किया था। लेकिन जब आधुनिक आवर्तसारणी का बात हो जाए तो आधुनिक आवर्तसारणी को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो मोजले ने किया था। आधुनिक आवर्तसारणी को सर्वप्रथम प्रतिपादित मोजले ने किया था। किस एक आधुनिक आवर्तसारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या, जो परमाणु संख्या पर है उस पर आधुनिक आवर्तसारणी आधारित होता है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या होता है? जानते हैं कि NaOH जिसमें हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। रक्त कोशों में मनुष्य रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? देखिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अधिकतर पूछा भी जाता है। जो मनुष्य का हम ब्लड लेते हैं चेक करने के लिए उसमें कौन सी रसायन मिला करके रखते हैं? तो मुख्य रूप से हम सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रखते हैं। क्या मिला कर रखते हैं? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट मिला करके हम रखते हैं। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट से किया जाता है। कार्नालाइट से किया जाता है दोस्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्त, इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मोटिवेट रहें और आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करते रहे दोस्त। थैंक यू सो मच।